नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार मंडल स्वागत करता हूं आप सबों का नव भारत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आप लोगों के समक्ष पॉलिटी से 15 प्रश्नों का सेट लेकर के उपस्थित होता हूं। तो आइए आज का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 किसके बारे में बात कर रहा है? संविधान के अनुच्छेद 21 को 21 का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था। अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के बारे में पूछा गया है। तो आर्टिकल 21 और एक होता है आर्टिकल 21A, दोनों क्या है? स्वतंत्र आर्टिकल है। 21A के बारे में पूछा गया। जब ये आएगा कार्य क्षेत्र का विस्तार करके, इसमें क्या किसके बारे में पूछा गया है? शिक्षा के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया? शिक्षा के बारे में पूछा गया। तो आर्टिकल 21A में शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसको कब जोड़ा गया? 86 में संविधान संशोधन के द्वारा कब हुआ था? 2002 ईस्वी में। इसको क्या किया गया था? इस संशोधन के माध्यम से कहाँ रखा गया था? 21A में। इसीलिए क्या कर रहा? शिक्षा के अधिकार को उनमें शामिल किया गया था। तो किस मामले में? मामले के बारे में पूछ रहा है, तो किस मामले में होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार किन में दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार में, सांविधिक अधिकार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मैं अधिकार के बारे में पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं कि अधिकार कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से अधिकार कहां कहां दिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तो इसके बारे में बात किया गया है, लेकिन वहां कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे और उनके बाल्यावस्था का देखरेख एवं शिक्षा। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का तो कहाँ दिया गया है? मूल अधिकार में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? बिना पढ़े हुए इसको टिक कीजिए। करा निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या है? मौलिक अधिकार भी है। इसके बारे में बात किया गया कि मानव अधिकार और इसके अंतर्गत एक मौलिक अधिकार भी है। अब इनमें से आप अंदाजा लगाएंगे कि मानव अधिकार क्या हो सकता है। सूचना के अधिकार के बारे में मैं विगत वीडियो में बता चुका हूं। सूचना का अधिकार क्या है? मानव अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार बताया हूं। उसके बाद सांविधिक अधिकार बताया हूं और मूल अधिकार और मानव अधिकार, 4 अधिकारों के बारे में मैं बता चुका हूं। तो ये किस प्रकार का अधिकार है? सांविधिक अधिकार है, अर्थात संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन कानून के द्वारा, संसद के कानून के द्वारा आपको यह अधिकार दिया गया है। ठीक ना? संवैधानिक अधिकार अलग है और ये सांविधिक के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो मानव अधिकार और मौलिक अधिकार को मिला करके प्रश्न पूछ लिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ऑप्शन ए कह रहा है, कथन कर रहा है, फिर कारण पढ़ते। कारण कर रहा है एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है, अनिवार्य ही नहीं, अपरिहार्य है। अभी देखिए यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि, क्या लगाएंगे? क्योंकि। अब पढ़ते क्या कर रहा है? राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार
मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए क्या है? अपरिहार्य है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण क्या है? आर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है? पहला क्या कहा गया है कि मानव का व्यापार, मानव का देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी, बेगार का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में नियोजन का निषेध। समझते कि बंधुआ मजदूरी क्या होता है। पहले कुछ चीजों को समझेंगे। बंधुआ मजदूरी, फिर बेगार और बालात श्रम। बालात श्रम, बंधुआ मजदूरी अर्थात ऐसे मजदूर जो किसी के यहाँ बहुत दिनों से काम कर रहा है। मतलब जैसे को अब पुराना मूवी में देखते होंगे कि तुम्हारे बाप दादा ने मेरे से इतना पैसा लिया था, इसके बदले में तुमको काम करना पड़ेगा। अर्थात वो मजदूर उनको छोड़ करके किसी और के यहाँ काम नहीं कर सकता है। इस प्रकार के मजदूर क्या हो गया? बंधुआ मजदूरी। दूसरा होता है बेगार। बेगार में भुगतान नहीं किया जाता है। अब कोई व्यक्ति है आपके खेत में काम कर रहा है, उसके बदले में आप उसको क्या करेंगे? कहेंगे कि आओ तुम मेरे यहाँ थोड़ा सा काम कर देना। चाय पानी दे सकते हैं, नाश्ता करवा सकते हैं, खाना दे सकते हैं, लेकिन भुगतान आप नहीं कर रहे। तो इस प्रकार के मजदूरी को क्या कहेंगे? बेगार कहेंगे, अर्थात भुगतान रहित। इस काम के बदले आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा है। तीसरा है बालात श्रम। बालात श्रम से तात्पर्य हुआ कि आदमी के इच्छा के विरुद्ध काम करवाना। अगर 300 रुपया मजदूरी है तो आप 400 रुपया उसको दीजिए, लेकिन उसका इच्छा नहीं है काम करने का, फिर भी आप उसको कह रहे कि नहीं 300 के बदले हम तुमको 400 देंगे, लेकिन तुमको ये काम करना पड़ेगा। तो यही हो गया बालात श्रम। बलपूर्वक उससे आप श्रम करवाना चाह रहे हैं, यही हो गया बालात श्रम। तो ये देखिए इन तीनों को क्या कहा गया? निषेध माना गया है। और किसी भी स्थिति में अगर इस प्रकार का कोई घटना होता है तो क्या होगा? दंडनीय अपराध होगा। हाँ, उसके बाद आ रहा अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, कारखाना और खदानों में बच्चों के नियोजन पर क्या चीज? प्रतिषेध। अब सही ऑप्शन पे पहुंचते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, एक बार उनको आप जरूर देखिएगा। मानव का देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी क्या कर रहा है? शोषण के विरुद्ध का अधिकार। ये क्या है? सही है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में नहीं आता। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये भी नहीं आता है। अर्थात देखते हैं कि ऑप्शन 1 और 4 क्या है? सही है। तो इनमें देखते हैं कौन सा होगा अपना सही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4 क्या है? सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? इसके विरुद्ध? बच्चों के शोषण से विरुद्ध, अर्थात खदानों आदि संकटग्रस्त स्थानों पर काम करने का क्या कर रहा? प्रतिषेध कर रहा। और शोषण के विरुद्ध 23 एवं 24। तो इसमें क्या क्या गया? 23 में मानव के व्यापार, मानव के देह व्यापार और बाल श्रम से संबंधित है, लेकिन 24 में बच्चों से संबंधित है। कारखाना, खदान आदि संकटग्रस्त स्थानों पर क्या मजदूरी से वो क्या करता है? प्रतिषेध की बात करता है। और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 24। अनुच्छेद 24 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित है। कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। सीधा कुछ नहीं बोलेंगे, क्या करा? यहाँ देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित है। कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध मतलब किस प्रकार का निषेध करता है? पूछा गया है आंशिक निषेध, नैतिक निषेध, पूर्ण निषेध या युक्तियुक्त निषेध। थोड़ा समझते हैं।
आंशिक निषेध मतलब कुछ कुछ निषेध करे, कुछ कुछ जगहों पर क्या किया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है या कुछ कुछ मामलों में, ठीक। उसके बाद नैतिक निषेध कि हाँ व्यक्ति का अंतरात्मा जग रहा है कि चलो बच्चे से हम काम नहीं करवाएंगे तो उसको क्या कर देंगे, मना कर देंगे। उसके बाद आ रहा युक्ति युक्त निषेध, निषेध अर्थात कुछ शर्तों के अधीन क्या कर सकते हैं, काम करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 24 के अनुसार ये क्या है, पूर्ण निषेध होगा, न कि इनमें से किसी आधार पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कर रहा, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध करता है। बिना पढ़े कुछ सीधा आंसर मारिए और आगे निकलिए। करा मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है, प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। करा संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। इसके बारे में पूछा गया, दोष सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में क्या कह रहा है, अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण। इसके बारे में अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण के बारे में बात कर रहा। तो दोष सिद्धि से संरक्षण अर्थात अपराध के बारे में ही क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है कि दोष सिद्धि से संरक्षण। 20 और अभियुक्तों को दोहरे दंड अर्थात दो दंड नहीं मिलना चाहिए। अब अपराधी ठहराए जाने पर क्या सब संरक्षण मिलेगा, पहला देखते हैं। अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण क्या मिलेगा, 20 का क्लॉज ए कहता है, क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो और उस कानून में प्रस्तावित सजा से अधिक उनको सजा भी नहीं दिया जा सकता। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या है, ए एक व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति है। ए क्या करता है, बी का दांत तोड़ देता है। क्या कर रहा है, ए बी का दांत तोड़ दे रहा है। दांत तोड़ने पर यहाँ 3 माह की सजा है। कितने माह की सजा है, 3 माह का सजा है। तो इनको कितना दिन का सजा मिलेगा, 3 माह का। लेकिन प्रस्तावित सजा कितना है, 3 माह ही, इसलिए इसको ये मिलेगा क्योंकि यहाँ पर क्या करा, अपराध के समय जो लागू कानून है उसका वो उल्लंघन नहीं किया है, अर्थात ये अपराध किया है और दांत तोड़ा है और उनमें प्रस्तावित सजा से अधिक नहीं दिया जा सकता है। फिर से समझिए, ये क्या करता है, बी का दांत तोड़ता है और दांत तोड़ने पर कितने महीने का सजा है, 3 महीने का सजा है। तो इसको केवल 3 महीने का ही सजा मिलेगा। क्यों, क्योंकि इस अपराध के लिए इतना ही सजा है। दूसरा क्या कहता है, दोहरे दंड से एवं स्व अभिशंसन से। 20 का 2 करा, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जा सकता है। अर्थात कोई व्यक्ति एक अधिकारी है, करप्शन करता है, न्यायालय के द्वारा उसे दंड दिया जाता है। कितने, 5 वर्ष का। कितने वर्ष की सजा हुई, 5 वर्ष की सजा हुई। व्यक्ति 5 वर्ष के बाद क्या हुआ, हिरासत से बाहर निकलता है, जेल से बाहर निकलता है। अब फिर जब कोई चाहे कि इनको करप्शन के मामले में फिर से क्या किया जाए, मुकदमा चलाया जाए, तो ऐसा मुकदमा नहीं चलेगा। अर्थात 5 वर्ष का ये सजा काट करके आ चुका है। लेकिन ये जो अधिकारी है जिस विभाग में कार्यरत था उस विभाग के द्वारा इसको दंड दिया जा सकता है। दंड के आधार पर नौकरी से उसको क्या किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है, उसका पेंशन जब्त किया जा सकता है, सैलरी कम किया जा सकता है एवं प्रकार से। तो ये जो होगा ये
न्यायिक दंड में नहीं आएगा, अर्थात विभाग उनको दंड दे सकता है, न्यायालय दोबारा करप्शन के आधार पर इनके ऊपर मुकदमा नहीं चला सकती है। क्यों? क्योंकि क्या कर रहा है, अभियुक्तों को दोहरे दंड से अभिशंसन, अर्थात दूसरा बार इसको दंड नहीं मिलेगा। तीसरा कह रहा कि स्व अभिशंसन, अर्थात किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जब कोई व्यक्ति क्या हुआ, गिरफ्तार हुआ, पुलिस हिरासत में गया, पुलिस लात घूसा से मार मार करके जबरन उसको साइन करवा लिया, हाँ कि मैंने ये अपराध किया है, स्टेटमेंट ले लिया और गया कहाँ पर, मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने, न्यायालय में। आदमी क्या करता है, अपने बयान से मुकर जाता है कि नहीं सर, ये जो है ना हमको क्या किया है, जबरन मार के, धमका के या किसी भी तरीका से लिखवा लिया या कबूल करवा लिया। तो यही कहता है कि स्वयं के विरुद्ध जो है ना गवाही देने से क्या करता है, मना ही करता। लेकिन मामले के अनुसंधान हेतु वो आपका डीएनए टेस्ट कर ले सकता है, पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा सकता है, नार्कोटिक टेस्ट करवा सकता है, लेकिन कब, मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार। तो क्या करा, दोहरे दंड से संरक्षण, दोष सिद्धि, अभियुक्तों को दोहरे दंड से संरक्षण और स्व अभिशंसन से। तो ये अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण, और इनका क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में इन तमाम बातों को दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करा आईसीपीसीआर के अनुच्छेद डैश द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। बाल अधिकार को अनुच्छेद 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न करा, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अभी मैं तुरंत बताया हूं, अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 3, स्वयं के विरुद्ध गवाही। अगला प्रश्न करा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अपराध एवं दोष सिद्धि से संरक्षण, अनुच्छेद 20। अगला प्रश्न कर रहा है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? इसके बारे में बात कर रहा है। बंदी बनाए गए व्यक्ति से अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण, 15 में ऐसा कुछ कहा गया नहीं, 17 में नहीं कहा गया है, 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक सुरक्षा, 22 में क्या कहा जाता, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। क्या कहा गया, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार। 22 में कहा गया कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित। तो इस अनुच्छेद के अनुसार बंदी बनाए, अब बंदी भी 2 प्रकार से बनेगा, एक तो डांडिक विधि के अंतर्गत और दूसरा निवारक निरोध विधि के अंतर्गत। मैं पूर्व में भी चर्चा किया, डांडिक विधि से मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन निवारक निरोध के अंतर्गत अपराध की आशंका के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। थोड़ा सा इसमें हम समझते हैं। अनुच्छेद 22 को कह रहा, क्या कह रहा, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संबंधित। जब क्या कह रहा, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त होता है? क्या होगा, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि कारण जानने का, कि भाई आप किस आधार पर हमको क्या कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई मनमाने तरीके से आया, उठाया और लेके चल दिया। जी नहीं, आप पूछ सकते हैं कि भाई कारण क्या है, अपनी गिरफ्तारी का कारण क्या है, वो जानने का अधिकार। इनके अलावा विधिवेता, अर्थात अपने मनपसंद वकील से न्यायिक परामर्श लेने का क्या होगा, आपको
अधिकार होगा। दूसरा अधिकार होता है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा नहीं कि गिरफ्तार करके हवालात में रख लिए, जहां से हवा गायब कर दिया और सिर्फ लात ही और लात चल रहा, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा, यात्रा और अवकाश का समय शामिल नहीं होगा। यात्रा और अवकाश का समय शामिल नहीं होगा। जैसे कि शाम को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और दूसरे दिन क्या है, न्यायालय में छुट्टी है, तो वो समय शामिल नहीं होगा, केवल वो शाम का समय शामिल होगा, छुट्टी का अवधि उसमें नहीं होगा। अब किसी व्यक्ति को पहाड़ पे गिरफ्तार किया जाता है या किसी नदी के बीच से उठाया जा रहा है, जहाज की 24 घंटा आने में ही लग जा रहा, तो क्या होगा, यात्रा एवं अवकाश का समय शामिल नहीं होगा। तो क्या होगा, कारण जानने का, एक में क्या कर रहा है, कारण जानने का, दो कारण जानने का और विधि वेत्ता से परामर्श लेने का। दूसरा 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष न्यायालय में उसको क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें यात्रा और अवकाश का समय शामिल नहीं होगा। तीसरा है अपवाद। इनके बारे में अपवाद में कहा गया है कि विदेशी शत्रु, हाँ, कि विदेशी शत्रु को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं होगा। कौन सा अधिकार, ये दोनों अधिकार, विदेशी शत्रु। और विदेशी शत्रु किसको कहते हैं, जिस किसी देश के साथ अगर भारत का युद्ध चल रहा है तो वो क्या हो गया, मेरा विदेशी शत्रु हो गया। जैसे भारत का क्या होगा, किसी पड़ोसी देश के साथ युद्ध चल रहा है और उस देश का नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, तो वो क्या हुआ, विदेशी शत्रु, तो उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इनके बाद निवारक निरोध। निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को भी ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा कि कारण जानने का, विधि वेत्ता से परामर्श लेने का और 24 घंटा के अंदर कहाँ उसको उपस्थित करने का, न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने का। लेकिन अब थोड़ा सा समझते हैं ये कि निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को क्या क्या अधिकार होगा। पहला, इसकी गिरफ्तारी कितने दिन तक होगी, अधिकतम 3 माह। लेकिन इससे ज्यादा अगर गिरफ्तार करके उसको रखना, निवारक निरुद्ध करके रखना है, तो इनके लिए एक समिति का गठित किया जाएगा, एक कमेटी बनेगा, जिसमें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, रहे हैं या बनने के योग्य है, ऐसे व्यक्तियों से मिलकर के एक समिति बनेगी और उनके सलाह पर 3 माह से अधिक की गिरफ्तारी किया जाएगा। फिर आगे कहा गया, इनको भी क्या होगा, ये मैं अनुच्छेद 22 के बारे में ही बता रहा हूं, इनको भी क्या होगा, अभ्यावेदन देने का अधिकार होगा और अपने पसंद का वकील चुनने का अधिकार होगा। लेकिन आगे भी कहा गया है, कारण नहीं बताया जाएगा किस स्थिति में, जब मामला लोकहित से जुड़ा हो तो इनको कारण नहीं बताया जाएगा। फिर इससे आगे कि इस प्रकार से निवारक निरोध से संबंधित विधि बनाने का अधिकार किनको होगा, संसद को होगा। तो आर्टिकल 22 के अंतर्गत जितने भी चीज था वो मैं आपको बता चुका हूं। हालांकि ऑफलाइन बैच में इसको प्रॉपर तरीके से लिखाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अभी मैं तुरंत बताया हूं इनके बारे में कि सुमेलित नहीं है। अब देखिए यही प्रश्न आगे आ गया। क्या कह रहा है, अनुच्छेद 21, स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। 22 का क्लॉज 1 में हम बताए हैं गिरफ्तारी जानने का कारण और स्वयं क्या होगा, स्वयं के पसंद की अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। इसमें क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो ये क्या है, सही है। क्या रहा, अनुच्छेद 24, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। बताए हैं
अगर ऐसा होता है तो उसके लिए क्या होगा, एक कमेटी का गठन होगा। तो भी क्या है, सही है। सी में कह रहा है अनुच्छेद 2 संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिनके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सके। फिर कह रहा एक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण को यथासंभव शीघ्र अतिशीघ्र बताए बिना अभिरक्षण में नहीं रखा जाएगा। ये सही है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का क्या है, अधिकार है। तो ए बी सी सही है। लेकिन डी में देखिए क्या करा, संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण करेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाएगा। लेकिन इन परिस्थितियों का निर्धारण कौन करेगा, एक समिति के द्वारा किया जाएगा और वो सिफारिश करेगी, परामर्श देगी कि नहीं 3 माह से ज्यादा समय के लिए इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखना किस आधार पर सही है। सॉरी, लेकिन यहाँ पूछा गया है नहीं के बारे में, तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही आंसर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करा, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने दिनों के लिए, 3 माह तक। अधिकतम कितने दिन, 3 माह तक। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पेरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। और दूसरा, कैदी को पेरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार के अपने नियम है। चूंकि ये किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, अर्थात इनसे संबंधित कानून बनाने का अधिकार किनको होगा, राज्य सरकार को होगा। राज्य सरकार का होगा, इसलिए विभिन्न स्टेट में अपना अपना क्या हो सकता है, कानून हो सकता है। अब देखिए पेरोल और फेरोल में क्या होता है, अंतर होता है। फेरोल से मतलब ये हुआ सॉरी, अगर कोई व्यक्ति लंबा सजा काट रहा है, अब देखे होंगे मूवी में कि लंबा सजा काट रहा और उसका व्यवहार ठीक ठाक है, तो उनको क्या करता है, कुछ दिन के लिए बाहर समझिए ना कि हवा लगाने के लिए टाइम दे दिया गया, लेकिन उसके जितने दिन के लिए उनको बाहर दिया गया उतना दिन क्या करता है, उसको निकटतम पुलिस स्टेशन में भी आकर के सिग्नेचर करना पड़ता। हालांकि ये सब तो जो कोई मतलब कानून से संबंधित व्यक्ति होंगे वो आपको बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे, लेकिन ये होता है। लेकिन जब क्या बात किया जा गया है पेरोल के बारे में, तो ये अधिकार का मामला बन जाता है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया है कि ये अधिकार से संबंधित है। अर्थात एक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कर रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या धर्म के प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपा धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्य को समाज सुधारक विधि बनाने का अधिकार, धार्मिक निकाय के लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। प्रचार करने की स्वतंत्रता है, आप किसी को अपने धर्म से प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन हाँ व्यक्ति अगर आपसे प्रभावित होकर के धर्म परिवर्तन करवा ले तो ये अलग मामला है, लेकिन धर्म परिवर्तन का अधिकार आपको नहीं दिया गया है। इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, क्या पूछ रहा, सही उत्तर का चयन करने के लिए। तो 3 4 क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर 1 2 और 3 क्या है, सही है। धर्म प्रचार करने का भी अधिकार है, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का भी अधिकार है, और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, करा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। 25 से 28 में क्या किया गया, धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया, जिसमें क्या कहा गया, अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो ये अंतःकरण के अंतर्गत आएगा, कौन आएगा, अनुच्छेद
25, इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न करा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे है, धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट प्रश्न है करा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता। देखेंगे लिखा हुआ कि हिंदू के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैन, सिख और बौद्ध, हिंदू जैन बौद्ध और सिख, लेकिन पारसी को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो नहीं के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कर रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है, स्वास्थ्य, मानवतावाद, सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार। अर्थात निर्बंधन के बारे में पूछा गया कि किस आधार पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता, स्वास्थ्य के आधार पर लगाया। टाइम में देखे होंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाया गया था। उसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य और सदाचार, ये सही है। तो नहीं के बारे में पूछा गया है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया, क्या प्रतिबंध लगाया गया है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। 1, 4 और 5 है कहीं 1, 4 और 5, 1, 4 और 5 में क्या कहा गया, एक में लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इन 3 के आधार पर धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, इनका भी एक आधार होता है कि किन किन आधारों पर किन किन स्वतंत्रता पे क्या होगा, प्रतिबंध लगाया जा सकता। तो आज का डिस्कशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो सफलता की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबों से विदा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।